नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार युवा के अंदर। और मैं आपका दोस्त और होस्ट जेपी यादव आपके साथ आज मेज की क्रॉप के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो कॉमन नेम है इसका मेज हो गया, कॉर्न हो गया, बेबी कॉर्न हो गया। बोटेनिकल नेम की अगर हम बात करते हैं तो जिया मेज लीनियस इसके आगे इसलिए लगाते हैं क्योंकि लीनियस ने ओरिजिन सेंटर्स की डिस्कवरी की थी, इसके बारे में पता लगाया था, तो इसके सम्मान के अंदर इसके आगे इसका नाम एल लिख दिया जाता है। फैमिली की बात करें तो पोएसी और ग्रेमिनी फैमिली इसकी होती है। ओरिजिन इसका मैक्सिको है। क्रोमोजोम नंबर 2n इज इक्वल टू 20 इसके क्रोमोजोम नंबर है। मेज इज थर्ड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप नेक्स्ट टू द राइस एंड व्हीट। सबसे पहले पे अपने राइस आती है, सेकंड नंबर पे अपने सीरियल्स में आता है व्हीट, और तीसरी और सबसे बड़ी जो क्रॉप होते हैं अपने इसके अंदर वो होती है मेज। मेज इज कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सीरियल, सीरियल्स की इसको रानी कहा जाता है। एंसेस्टर ऑफ मेज इज टियोसिंस्ट। एंड चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। न्यूट्रिशन वैल्यू की हम बात करते हैं तो मेज के ग्रेन्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसमें 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 1.97% शुगर पाई जाती है इसके अंदर, और इसके साथ ही इसके अंदर 10% पाई जाती है प्रोटीन, 4.8% इसके अंदर फैट और 4% इसके अंदर ऑयल पाया जाता है। 2.3% इसमें क्रूड फाइबर्स पाए जाते हैं। मेज इज पुअर इन कैल्शियम, मेज में कैल्शियम कम होता है लेकिन रिच इन पोटास एंड potassium and phosphorus like other cereals. Magnesium, sodium and chlorine are very less and फेरिक इसके अंदर सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है बट लेकिन ट्रिप्टोफेन एंड लाइसिन ए लाइसिन और ट्रिप्टोफेन ए का इसमें कमी पाई जाती है। प्रोटीन फाउंड इन मेज इज कॉल्ड इन जीन, जीन प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। और बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। नॉर्मली ये मोनोसियस प्लांट हैविंग टू टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस डेवलप इनटू ईयर कोब एंड द मेल इज टेसल। फ्लावर बोर्न इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मेल फ्लावर बोर्न इन क्लस्टर, क्लस्टर को हम टेसल्स बोलते हैं, ऑन टॉप ऑफ एंड ऑफ स्टेम, while female born asides of the plant inside young cobs. फीमेल इन्फ्लोरेसेंस डेवलप 1 to 3 days आफ्टर मेल इन्फ्लोरेसेंस। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, वो मेल इन्फ्लोरेसेंस के डेवलप होने के 1 या 3 दिन के बाद में ये डेवलप होता है। और एरिया एंड प्रोडक्शन की बात हम करते हैं। इट इज कल्टिवेटेड ऑन नियरली 150 मिलियन हेक्टेयर इन अबाउट 160 कंट्रीज। इन इंडिया की अगर इंडिया के रेफरेंस में हम इसकी बात करते हैं, in India it is grown over an area 6.4 million hectare with total production about of 22.23 million tons, contribute 9% in national food basket। national food basket के अंदर ये 9% अपना contribute करता है। maize growing state that contributes more than 80% area, आंध्र प्रदेश 20.9, कर्नाटका 16.5, राजस्थान 9.9 एंड महाराष्ट्र 9.1। बिहार में ये रबी क्रॉप में होता है। वैसे ये राजस्थान हो गया, अपना आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, खरीफ में होता है, तो ये रेस्पेक्टिवली 8.9% के साथ अपनी हिस्सेदारी दर्ज करता है। और वर्ल्ड के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 36%, 782 मिलियन टन विथ प्रोडक्टिविटी मोर देन 9.6 टन प्रति हेक्टेयर। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है ये वर्ल्ड के अंदर, फॉलोड बाय चाइना, ब्राजील, इंडिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन एंड मैक्सिको। क्लासिफिकेशन ऑफ मेज, मेज के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेज की स्पीसीज हो गए, एक साइड अपने करेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे। फ्लिंट कॉर्न होता है, फ्लिंट कॉर्न का नाम होता है जिया मेज इंडोराटा। कर्नेल हार्ड एंड स्मूथ, इसका जो कर्नेल होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है और स्मूथ होता है। कॉमनली कल्टिवेटेड इन इंडिया, ये नॉर्मली जो इंडिया में अपने जो मेज होता है ना वो फ्लिंट कॉर्न ही उगाया जाता है। सेकंड पे अगर हम आते हैं तो सेकंड पे अपन बात करते हैं डेंट कॉर्न की। डेंट कॉर्न को हम बोल देंगे जिया मेज इंडेंटाटा। ये कर्नेल्स अपीयर लाइक टूथ, इसका जो कर्नेल होता है वो अपने एक दांत के आकार का होता है। सो नेम इज डेंट, डेंट इसीलिए इसको बोला जाता है। कॉर्न मेनली ग्रो इन यूएसए, यूएसए के अंदर ये सबसे ज्यादा उगाया जाता है। पॉपकॉर्न की अगर हम बात करते हैं तो जिया मेज इवर्टा इसका नाम है, बोटेनिकल नेम है। टू प्रिपेयर फूड लाइक्स कॉर्न फ्लैक्स, कॉर्न चिप्स, पॉपकॉर्न, मतलब प्रोसेसिंग के अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जितने भी प्रोडक्ट्स इसके प्रोसेस होंगे, मेज के सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग पॉपकॉर्न वाले इसके किए जाते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर पे बात करते हैं तो स्वीट कॉर्न की।
स्वीट कॉर्न का बोटेनिकल नेम होगा जियामेज सैचराटा। इन दिस द ट्रांसकुलेंट स्वीट हॉर्न अपीयरेंस बिफोर मैच्योरिटी, मतलब ये मैच्योरिटी से पहले होना है। इसका जो बात कर लेंगे हम कर्नेल की, जो वो थोड़ा सकुलेंट टाइप का होगा, रस भरा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। बात करते हैं हम सॉफ्ट कॉर्न की। सॉफ्ट कॉर्न जियामेज एमाइले का कर्नेल ऑलमोस्ट एंट्रली consist ऑफ द सॉफ्ट सर्च इन, मतलब सॉफ्ट कॉर्न, ये नाम से आप इसको समझ पा रहे होगे। इसका जो कॉर्न होता है कर्नेल का, कर्नेल वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट लसलसा टाइप में बोलते हैं, हस्क्ड होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है। अच्छा, ये पॉड कॉर्न की अगर हम बात करते हैं तो ये हस्क, इसमें चारे की मात्रा ज्यादा होती है और प्रिमिटिव होता है, इसको हम वाइल्ड फॉर्म के रूप में बोल सकते हैं। वेक्सिकॉर्न की अगर हम बात करते हैं तो जियामेज सेरबियना कुलेस होता है, ये कॉमर्शियली सबसे ज्यादा ग्रोन की जाती है। और बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। क्लाइमेट मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द जर्मिनेशन एंड द ग्रोथ 32 डिग्री सेंटीग्रेड। Grows from sea level to 3,000 meters altitudes. In North India, mainly grown in Kharif monsoon season crop. In South India, anytime from April October. Soils की अगर हम बात करते हैं तो रेड सैंडी लॉम्स हो गई, लॉम टू मीडियम ब्लैक सॉइल विथ गुड ड्रेनेज फैसिलिटेड आर प्रेफरेबल. Maize does not come up well heavy clay, alkaline and waterlogged soil. Optimum pH range should be 5.5 to 7.5. ग्रोथ स्टेजेस की बात करते हैं तो इसमें पहली हो गई अपनी सीडलिंग हो गई, 1 to 14 डेज के अंदर ये होती है। स्प्राउटिंग होती है, इसमें 2 से 4 लीव्स आने लग जाती है, स्प्राउटिंग होने लग जाती है। मतलब वेजिटेटिव स्टेज की हम बात करते हैं 15 से 39 दिनों के अंदर ये होती है, 30 से 35 दिन इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं। फ्लावरिंग की बात करते हैं तो 40 से लेकर 64 दिन के अंदर ये होती है। मैच्योरिटी होती है 66 to 95 डेज के अंदर। राइपनिंग की अगर हम बात करते हैं 96 to 105 डेज के अंदर ये राइपनिंग हो जाता है, पूरी तरह तैयार हो जाता है। वेराइटीज की बात करेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड्स एंड कंपोजिट्स ऑफ खरीफ एंड रबी सीजन हैव बीन रिकमेंडेड। हाइब्रिड्स लाइक गंगा सफेद रेजिस्टेंट टू डाउली मिल्ड्यू ये हो गया, गंगा 2 हो गया, गंगा 5 हो गया, गंगा 7 हो गया, गंगा 9 हो गया, रिलीज्ड बाय पीएयू लुधियाना। कंपोजिटर लाइक किशन, तरुण, हर्षा, अर्जुन, किरण, रिलीज्ड बाय आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, आर रिकमेंडेड फॉर कल्टीवेशन। वेराइटी की अगर हम बात करते हैं, ये मोस्ट वेराइटी हमें यहाँ पे दी हुई है। ये ईयर ऑफ रिलीज इनका दिया हुआ है, एरिया एंड एडेप्टेशन दिया हुआ है। विवेक मेज हाइब्रिड 53 हो गया, ये 2014 में रिलीज की है सीवीआरसी के द्वारा। और इसका जो प्रोडक्शन एरिया का होता है वो होता है उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। विवेक मेज हाइब्रिड 51 हो गया, 2014 में इसको किया है सीवीआरसी के द्वारा। उत्तराखंड, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सेम दोनों का वो है। मेज विवेक मेज हाइब्रिड 43 की हम बात करते हैं तो 2012 में सीवीआरसी के अंदर दिया गया है, रिसर्च किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। यूपी हो गया, एमपी हो गया एंड राजस्थान के अंदर ये वेरी सुटेबल है। और विवेक मेज हाइब्रिड 39 2012 सीवीआरसी के द्वारा ये डेवलप किया है। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड के लिए वेरी सुटेबल है। विवेक संकुल मक्का 31 की अगर हम बात करते हैं तो 2008 के एसवीआरसी के अंतर्गत निकाला है, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए बढ़िया है। लैंड प्रिपरेशन की बात करते हैं, गुड टिल्ट इन द soil for seed germination, scrape the weeds and suitable one deep plowing followed by 2 or 3 harrowing. Planking should be done after each plowing. टाइम ऑफ सोइंग सीजन, और एक साइड अपने आएगा ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग। खरीफ और रबी 2 सीजन में उगाया जाता है। खरीफ की अगर हम बात करते हैं लास्ट वीक ऑफ जून एंड द फर्स्ट फोर्टनाइट जुलाई, मतलब या तो लास्ट वीक हम बात करते हैं 20 जून के बाद से लेके 15 जुलाई के तक ये लगाया जाता है। और रबी की अगर हम बात करते हैं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड इंटरक्रॉपिंग एंड अप टू 15 नवंबर फॉर सोल क्रॉप। Methods of planting depth of some extent depends on the moisture status of the field and the type of soil. Usually the following methods are followed: planting on slide ridge, followed in high rainfall condition; planting is narrow furrow, followed in low rainfall areas; planting in flat bed,
with earthing up in normal conditions. Planting in flat bed with earthing up 40 to 50 days after planting. Areas have heavy storm during rainy seasons. प्लांटिंग ये रिज का हो गया, आप एक साइड देख सकते हो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ हो गया प्लांटिंग इन फ्लैट बेड। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं ट्रांसप्लांटेड मेज। इफ सोविंग टाइम इज द लेट देन इट कैन बी ग्रोन इन ट्रांसप्लांटेड क्रॉप। फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 1 हेक्टेयर एरिया नर्सरी रिक्वायरमेंट इज 700 to 800 मीटर स्क्वायर। इसके लिए अपने को नर्सरी रिक्वायर है। सीड रेट एंड स्पेसिंग की अगर हम बात करते हैं, जनरली सीड रेट फॉर मेज अपनी हो जाएगी कंपोजिट वेराइटीज एंड हाइब्रिड वेराइटीज के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होगी। यहाँ पे तो कंपोजिट वेराइटीज के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, जीएच हो गया। बाकी हाइब्रिड वेराइटीज के लिए अगर हम बात करेंगे तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। स्पेसिंग केप्ट 20 to 25 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, 20 to 25 सेंटीमीटर इन रॉ एंड 60 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट स्पेसिस में होना चाहिए। सीड रेट एंड प्लांट जियोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अपन देखेंगे सीरियल नंबर, पर्पज हो गया, सीड रेट हो गया एक साइड, ज्योमेट्री प्लांट इनटू रो की वो होगी, स्पेसिंग हो गई, प्लांट पॉपुलेशन इसके अंदर अपने आ जाएगी। ग्रेन के लिए अगर हम उगाएंगे तो 1 हेक्टेयर के अंदर 20 kg सीड लगेगा, और इसके लिए हम ले सकते हैं R/P हो जाएगी 60 into 20 एंड 75 into 20। और प्लांट से अगर हम 60 into 20 प्लांट स्पेस लेंगे तो इसमें हो जाएगी 83,333 प्लांट्स इन 1 हेक्टेयर। एंड अगर सेकेंड डायमीटर हम चूज करते हैं तो 66,666 प्लांट इन 1 हेक्टेयर अपने हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्वीट कॉर्न की। इसके अंदर 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। इसके अगर स्पेसिंग की हम बात करें तो 75 into 25 सेंटीमीटर रखेंगे, या 75 into 30 सेंटीमीटर हम R/P इसके अंदर रख सकते हैं। और बेबी कॉर्न की अगर हम बात करते हैं तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड अपने यहाँ लगेगा। 60 into 20 सेंटीमीटर इसके अंदर हो जाएगी, 60 into 15 सेंटीमीटर यहाँ पे R/P हो जाएगी। ये प्लांट्स की संख्या आप यहाँ देख सकते हो। पॉपकॉर्न की अगर हम बात करते हैं तो 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 into 20 सेंटीमीटर इसकी R/P हो जाएगी। बात करते हैं ग्रीन कॉब नॉर्मल में जो अपने यहाँ होता है, ये 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी होती है। 75 into 20 सेंटीमीटर R/P अगर हम इसकी ले सकते हैं तो 60 into 20 सेंटीमीटर R/P हम इसमें यूज कर सकते हैं। फोल्डर के लिए हम उगाते हैं, इसमें फोल्डर के लिए अपने को याद रखना सबसे ज्यादा सीड रेट चाहिए होती है फोल्डर के लिए 50 किलोग्राम। एंड स्पेसिंग भी अगर फोल्डर के लिए यूज ले रहे हैं अपने को, अदर प्रोडक्शन नहीं चाहिए, R/P भी इसके अंदर कम रहेगी, क्योंकि प्लांट नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा होंगे तो फोल्डर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो 30 into 10 सेंटीमीटर इसकी R/P हम ले लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट इसमें हम बायोस्टीन से कर सकते हैं, एग्रोजिम से कर सकते हैं, मैनकोजेब से कर सकते हैं। ये करेंगे किसी 3 ग्राम फंजीसाइड का यूज लेंगे 1 किलोग्राम सीड को ट्रीट करने के लिए। ये सॉइल बॉर्न डिजीज से सबसे इनको दूर करता है। न्यूट्रेंट मैनेजमेंट पे अगर हम आ जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ FYM 10 टन प्रति हेक्टेयर 10 to 15 डेज पीरियड टू सोविंग। NP 2005 KO2 की बात करते हैं। रेशियो फॉर हाइब्रिड्स एंड कंपोजिट वेरी, मतलब ये हाइब्रिड्स एंड कंपोजिट वेराइटीज के हिसाब से वेरी करता रहता है। बात करते हैं 120 रेशियो 60 रेशियो 40 kg किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हाइब्रिड्स के लिए 80 रेशियो 80-30-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का ये रेशियो अपने कंपोजिट वेराइटीज के हो जाता है। 25 किलोग्राम ZnSO4 जिंक फास्फेट, हाँ दोस्तों, एक प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेड है मेज के प्रोडक्शन के लिए। मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, फुल डोज ऑफ फास्फोरस एंड पोटेशियम और जिंक शुड बी अप्लाइड इन बेसल डोज इनकी दी जाएगी। नाइट्रोजन एप्लीकेशन 5 स्प्लिट डोज हमें अब नाइट्रोजन एप्लीकेशन क्रॉप स्टेज के आधार पर पहला करेंगे। बेसल पे 20% कर देंगे टोटल कितना हो गया आपने, जैसे 120 हो गया, हाइब्रिड्स में कंपोजिट में 80 हो गया, तो उसका 20% हम कर देंगे बेसल में। V4 4 लीफ जब स्टेज अपनी आ जाएगी तो 25% इसका हम इम्प्लीमेंट्स कर देंगे। V8 8 लीव्स स्टेज आ जाएगी तब हम 30% का यूज कर देंगे। VT टेस्लिंग स्टेज के अंदर हम 20% का। लास्ट अपने ग्रेन फिलिंग स्टेज आएगी ना, उसमें अपने को ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत, लास्ट में 5% बची हुई नाइट्रोजन इसके अंदर हम अप्लाई कर देंगे। वाटर मैनेजमेंट की बात करें, जनरली 8 irrigations आर गिवन टू खरीफ सीजन क्रॉप एंड फॉर विंटर सीजन सोइल शुड बी केप्ट मॉइस्ट विद फ्रीक्वेंट एंड मिड इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकल हो गया, ड्रिप हो गया, हम सब तरीके से इसका यूज कर सकते हैं।
वीड मैनेजमेंट की बात करें तो वीड मैनेजमेंट के लिए हम इसमें मैनुअल भी कर सकते हैं, कुछ हर्बिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं, जिनमें आप देखेंगे फर्स्ट वीडिंग कर देंगे हम 20 to 25 डेज के अंदर, और 75 डेज तक इसको कंटिन्यू रखेंगे और टाइम टाइम पे इसको निकालते रहेंगे। अगर हम केमिकल्स की बात करते हैं तो इसमें एट्राजीन हो गया, और एट्राजीन अपना सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। बाकी प्री इमरजेंसी एप्लीकेशन ऑफ एट्राजीन की बात करें तो एट्रा एट्राट्राफ 50 WP आता है, गैसाप्रीम आता है 500 FW। इसका करेंगे 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज करेंगे 600 लीटर वाटर के अंदर। एला एलाक्लोर हो गया, लासो के नाम से जिसको जानते हैं, 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका यूज करें। मेटाक्लोर हो गया ड्यूल के नाम से जो मार्केट में मिलता है, 1.5 to 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। पेंडिमिथालिन हो गया, और जो भी है इनका सब हम यूज कर सकते हैं ब्रॉडली यूज वगैरह के लिए। इंटरकल्टिवेशन में से मैनुअल एंडिंग मल्चिंग हो गया, आप सबने देख लिया। क्रिटिकल स्टेजेस की बात करते हैं, सीडलिंग स्टेज हो गया, टेस्लिंग स्टेज हो गया, सिल्किंग स्टेज हो, 1 to 3 डेज के आफ्टर टेस्लिंग के सिल्किंग आता है, ये आपको मैंने पहले बताया था। यील्ड की अगर बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड क्रॉप के अंदर 5 to 6 टन प्रति हेक्टेयर ग्रेन इन केस ऑफ हाइब्रिड एंड 4.5 to 5 टन इन केस ऑफ कंपोजिट्स। रेनफेड क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं 2 to 5 टन प्रति हेक्टेयर ऑफ हाइब्रिड्स एंड 1.5 to 2 टन प्रति हेक्टेयर फॉर कंपोजिट क्रॉप्स के लिए हो जाएगा। क्वालिटी प्रोटीन मेज की अगर हम बात करते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ AA with high content of tryptophan 5% and lysine 3.5% and low amount of leucine and isoleucine। variety for QPM 1 to 9 रतन हो गई, प्रोटीना हो गई, एंड शक्तिमान हो गया। बेबी कॉर्न की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इट इज यंग फिगर लाइक एन अनफर्टिलाइज्ड कॉब विथ 1 to 3 सेंटीमीटर सेल के। That desirable length of baby corn is 6 to 11 centimeter. It is good source of fiber, protein and easy to digest. Sowing can be done at any time from April to May तक कभी भी इसकी हम सोविंग कर सकते हैं। वेराइटीज की अगर हम इसमें बात करते हैं, वेराइटीज हो जाएगा HM4 हो गया, गोल्डन बेबी हो गया, VL42। पॉपकॉर्न की अगर हम बात करते हैं तो पॉप मीन्स लाइक करने के रेस्पेक्टिवली स्मेल लोअल एंड समटाइम ओवल शेप व्हेन heated about 170 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेड। टर्निंग इनसाइड आउट वेराइटी अंबर हो गई, VL अंबर हो गई। फॉर्डर मेज की अगर हम बात करते हैं वेराइटी अफ्रीकन टाल हो गई, J1006 हो गई। प्लांट प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिजीज जिसके अंदर आ जाती है, कॉमन रस्ट आ जाती है, इसका नाम हो जाएगा पूसिनिया सोरगी हो जाएगा। टू कंट्रोल स्प्रे मैन को जब 2 to 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम इसका स्प्रे करते हैं। टूर्सियम लीफ ब्लाइट हो जाएगा, इसके अंदर 2 कंट्रोल स्प्रे जिनेब मैनेब हो गया, 2.5 to 4 ग्राम प्रति लीटर ऑफ वाटर, 2 to 4 एप्लीकेशन एट 8 to 10 डेज इंटरवल। ये जो आप इसके अंदर ये देख सकते हो। डाउनी मिल्ड्यू की अगर हम बात करते हैं तो प्रोनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगिस का नाम हो जाएगा। सीड शुड बी इनविजिबली ट्रीटेड विद मेटालेक्सिल 2.5 किलोग्राम सीड एंड नीड बेसल फोलियर स्प्रे फॉर सिस्टेमेटिक फंजीसाइड सच एज मेटालेक्सिल 2.5 तक ये वेरी कर जाएगा, 2 to 2.5 ग्राम प्रति लीटर के अंदर इसका हम स्प्रे कर देंगे। बाकी रोट ऑफ मेज हो जाएगा, इसके बायो कंट्रोल यूज हो गया, ट्राइकोग्रामा फॉर्मुलेशन का हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। FYM 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 10 के हिसाब से इसमें हम दे सकते हैं। बैंडेड लीफ एंड शीथ ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलेनी, इसकी अगर हम बात करते हैं तो शीट ट्रीटमेंट हम इसके अंदर पीट बेस्ड फॉर्मुलेशन का, हाँ दोस्तों पीट बेस्ड फॉर्मुलेशन का हम यूज करते हैं 16 ग्राम प्रति किलोग्राम सूडोमोनास फ्लोरेसेंस के साथ, और एप्लीकेशन कर सकते हैं 7 ग्राम प्रति लीटर का वाटर कार्बेंडाजिम थियोफेंट मिथाइल एंड द कैप्टान फोलियर स्प्रे 30 to 40 डेज के अंदर कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं मेडीज की लीफ ब्लाइट की, तो ये हो जाएगा स्प्रे ऑफ मैनकोजेब और जिनेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर वाटर। ये आप इनकी तस्वीरें देख सकते हो जो यहाँ पे दिखाई गई है। रॉट ऑफ मेज हो गया, मेलेडिस लीफ ब्लाइट हो गया, डाउनी मिल्ड्यू की यहाँ नीचे हो गई, बैंडेड लीफ एंड शीट ब्लाइट की यहाँ पे आप देख सकते हो। इंसेक्ट एंड पेस्ट स्टेम बोरर हो गया, स्टेम बोरर इसमें लगता है। इसमें बात करते हैं
चिलोपार्टिलस इसका नाम हो गया, चिलोपार्टिलस पॉपुलरली नोन एज स्टार्क बॉर्न दैट occurs during monsoon season. It is major pest through the country. Chilo lays eggs 10 to 25 days after germination in lower side of the leaves. The larva of the chilo enters in the wall and causes damage of the leaf. पिंक बोरर हो गया, पिंक बोरर सिसेमिया इन्फ्लुएंसेस इसका नाम हो गया, 0.1% एंडोसल्फान का इसके अंदर हम यूज करते हैं 200 लीटर पानी के साथ। सूट फ्लाई हो गया, इसमें एस्पीसीज हो गया, तो इसका इसके अंदर हमें मिला क्लोरपीड 6 ml प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से हम इसका यूज कर देंगे। नीचे हम टर्माइट्स हो गया, टर्माइट्स ओडेंटोट्रम्स ओबेसिस के लिए हमें एक तो फील्ड के अंदर बिल्कुल भी कच्ची गोबर का यूज नहीं करें, टाइमली लाइट इरिगेशन करें, ज़्यादा हेवी इरिगेशन भी ना करें, लेकिन इरिगेशन होता रहे। टर्माइट्स का आप ये देख सकते हो, पिंक बोरर हो गया, अमेरिकन ये हो गया, सूट फ्लाई हो गया। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहे हमारे साथ। तो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।